आज हमारी जो ट्रायल क्लास होगी वो होगी इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश जो है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर कंसीडर किया जाता है, इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश वैसे का। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने इंग्लिश ऐसे और प्रेसिस के बारे में क्या मिसकंसेप्शन सुनी है या क्या व्यूज सुने कि कैसा पेपर होता है, क्या होता है इसके अंदर। इतना ही सुना, बहुत टफ होता है और मोस्टली इसी में रह जाते हैं। ठीक है, एनीवन एल्स? देखिए इंग्लिश के बारे में ना, जी जी, कोई और बच्चा जिसको कोई मिसकंसेप्शन हो? जी जी, मैंने सुना है कि मार्क्स बहुत कम मिलते हैं ऐसे में, मतलब 40% भी आना बहुत मुश्किल है। बहुत कम मिलते हैं, ठीक हो गया। और ये किसने सुना, ये निम्रा ने सुना है? जी जी, निम्रा का ठीक हो गया। देखिए इंग्लिश ऐसे और प्रेसी का पेपर जो है ना, ये दो ऐसे पेपर हैं, एक जिसे आप खुद फेल करते हैं अपनी मेहनत से, एग्जामिनर ने आपको इस पेपर में पास करना है, इसमें बच्चे खुद अपनी मेहनत से अपने आप को फेल करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रेसिस के पेपर की। अब इसके बारे में ना जितने भी लोग हैं उनके माइंड में ये एक बिलीफ पाया जाता है कि इंग्लिश प्रेसी का पेपर जो है ना, अगर उसमें आप प्रेसी ठीक नहीं करेंगे तो एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। ये एक जनरल परसेप्शन पाई जाती है ओवरऑल अमंग एस्पायरेंट्स। ये टोटली रॉन्ग परसेप्शन है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो पेपर है ये फेल आपकी प्रेसी की वजह से नहीं होता। मैं खुद आपके सामने एक एग्जांपल बैठा हूं, मैंने जो है वो प्रेसी वाला क्वेश्चन शायद उसको 50% भी सॉल्व नहीं किया था, आधा ही छोड़ के आ गया था, और मेरा जो स्कोर है वो 61 स्कोर है इंग्लिश प्रेसी के पेपर में, और अभी मैंने प्रेसी पूरी नहीं की। ठीक है, तो ये टोटली रॉन्ग परसेप्शन है कि आप प्रेसी की वजह से फेल होते हैं। तो फिर आप किस वजह से फेल होते हैं? किस वजह से फेल होते हैं? पुअर प्लानिंग की वजह से। अब पुअर प्लानिंग से मुराद क्या होती है? आप इंग्लिश के पेपर को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। एक वो जिसमें आपकी प्रेसिस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आएगा, ठीक है, और दूसरा पार्ट वो जिसमें आपका सारा समझने के इतना ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है ना वो उसमें आएगा। ये जो है ना, जो प्रेसी का रीडिंग, प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, ये रिलेट करता है एग्जामिनर से। मतलब ये 40 मार्क्स जो है ना आपके, ये किसके हाथ में है? एग्जामिनर के हाथ में है। और जो रिमेनिंग 60 मार्क्स हैं वो करते हैं रिलेट स्टूडेंट से। अब आपको पेपर में पास होने के लिए कंपलसरी में कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? 40 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना, पास होने के लिए। अब आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए और 60 मार्क्स आपके अपने हाथ में हैं, तो क्या ये पेपर फेल होना चाहिए या पास होना चाहिए? पास होना चाहिए, पास होना चाहिए, 60 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल, टेक्निकली ये पेपर पास होना चाहिए। देखिए 20 नंबर की जो है ना आपके एमसीक्यूज होते हैं वोकैबुलरी के, ठीक है ना, और अगर ये आपके 20 मार्क्स एमसीक्यूज आपके ठीक हैं तो आपके वोकैबुलरी में 20 आउट ऑफ 20 पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कोई बंदा आपसे ये नंबर छीन सकता है, चाहे आपको प्रेसी आती हो या ना आती हो। नो वन कैन स्नैच दीस मार्क्स फ्रॉम यू। आपसे कोई भी बंदा ये चीज नहीं छीन सकता। एग्री करते हैं मेरे साथ आप लोग? यस सर। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद आपके होते हैं 10 मार्क्स फॉर सेंटेंस करेक्शन। अगर आपकी सेंटेंस करेक्शन आपने ठीक की है, अगर आपने सेंटेंस के अंदर से एरर सही फाइंड कर लिया, जो कि बहुत बेसिक होता है, तो एग्जामिनर आपको 10/10 देगा। नहीं कोई सही नहीं आइडेंटिफाई कर सकेंगी तो 0/10। ये नहीं है कि एग्जामिनर आपको कह देगा चलो यार इसने नहीं भी किया तो इसको
5/10 दे दूं या 6/10 दे दूं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। या तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे या फुल मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक हो गया। इसी तरह 10 मार्क्स की आपकी प्रेपोजिशन होती है, कभी कभी ये 5 नंबर की भी आ जाती है। प्रेपोजिशन में अगर आपने सही जगह पर ऑफ, ऑन, एट, एटसेट्रा लगा दिया तो आपको 10/10 मिलेंगे या फिर 0/10 मिलेंगे। दरमियान वाला रास्ता कोई नहीं है। ये आपके 40 मार्क्स। मार्किंग भी नहीं है ना सर? जी जी, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है ना? नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इंग्लिश प्रेसी के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। किसी भी एफपीएससी जो भी पेपर लेती है उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग फेस नहीं करना पड़ती। ठीक है, ये पीपीएससी के जो प्रोविंशियल लेवल पे पेपर्स होते हैं वहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग फेस करना पड़ती है। 10 मार्क्स की आपकी होती है ट्रांसलेशन, उर्दू से आपने इंग्लिश में करनी होती है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि अब आप लोगों की ना ट्रांसलेशन मीडियोक्रेसी की है तो इसमें आपको 5/10 मार्क्स कर देते हैं। ठीक है, और 10 मार्क्स के आपके होते हैं इडियम्स। अगर आपको इडियम्स आते हैं तो 10/10 है, और नहीं आते तो 0/10 है। बीच वाला रास्ता कोई नहीं। अब देखें 20 + 10 30 40 50 और 60, ये 60 मार्क्स वो है जिनमें से सिर्फ ये 5 नंबर ट्रांसलेशन की अगर आप निकाल दें तो आप बड़े इजीली 55 मार्क्स इसमें से ले सकती हैं। और एग्जामिनर को डायरेक्शन भी यही होती है कि आपने जो प्रेसी वाला क्वेश्चन है और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, ये 20-20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं। इसमें हार्डली आपने बच्चों को 10 to 15 आउट ऑफ 40 मार्क्स देने हैं। 10 से लेके 15 नंबर आपने देने हैं इन 40 में से। इसका मतलब है कि कौन सा बच्चा पेपर पास करेगा? जिसने जो है वो अपने हाथ का जो 60% मार्क्स है ना, जो उसके अपने हाथ में ऑब्जेक्टिव पोर्शन, हाँ, वो पोर्शन अगर उसने अच्छा किया है, उसको स्ट्रांगली किया है, तो वो बंदा बहुत इजीली पास कर जाएगा। ये सारी की सारी एक परसेप्शंस हैं, मार्केटिंग टेक्निक्स हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कि बच्चे अकेडमीज में आए और आकर जो है वो अननेसेसरी पैसा खर्च करें और जो है वो क्या कहते हैं आपसे प्रेसी सीखें। प्रेसी राइटिंग जो है ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को विद इन 1 वीक बहुत अच्छे तरीके से उनकी ग्रिप मजबूत करवा देता हूँ प्रेसी राइटिंग के ऊपर, जिसके ऊपर लोग जो है वो 6-6 महीने लगा देते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे प्रेसी के चक्कर में ना सिर्फ 300 to 400 वर्ड्स याद करते हैं वोकैबुलरी के, जो कि इनफ नहीं है। इनफ नहीं है। आपको कितने तैयार करने हैं? आपको तैयार करने हैं ऑलमोस्ट 3000 वर्ड्स। अब 3000 वर्ड सुनने में ज्यादा लग रहे हैं ना जी, ये कैसे तैयार होंगे? अभी आपके पास ऑलमोस्ट 250 डेज पड़े हैं पेपर के लिए, 250 दिन। अगर आप पर डे 10 वर्ड्स भी करें ना तो आपके कितने वर्ड्स हो जाएंगे? 2500 वर्ड्स हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, अगर 10 वर्ड डेली करें और हर घंटे दिन में हर घंटे में सिर्फ आप एक वोकैबुलरी वर्ड तैयार करें, दूसरे घंटे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, तो आप बड़ी आसानी से 10 वोकैबुलरी वर्ड हंसते खेलते तैयार कर लेंगे। तो डेफिनेटली सर कॉमन ही होती है, मतलब जो जीआरई वगैरह में नहीं, बहुत कॉमन होती है। ऐसे जो डॉन न्यूज़पेपर में होती है कुछ वोकैबुलरी उस तरह की होती है। आपको एग्जामिनर मीडियोकर वोकैबुलरी देता है, ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा लो, बिल्कुल एक मीडियोकर लेवल की होती है। एग्जांपल के तौर पे वर्ड बता सकते हैं आप इससे किस तरह? मिसाल के तौर पे जैसे कि एक लफ्ज हो गया, क्या? जैसे एक लफ्ज है पायरेसी। अच्छा, पायरेसी, सही है। अब ये हमने कॉमन वर्ड है ना, सुना हुआ है। अब इसको जिसने नहीं सुना हुआ तो उसकी तो फिर अपनी एक कमाल की बात है, वरना पायरेसी लफ्ज हर तो किसी ने इसके ऊपर हम सेंटेंस बनाना होता है ना सर? नहीं बेटा, इसमें सेंटेंस नहीं बनाना होता, इसमें आपने सिनोनिम या एंटोनिम फाइंड करने होते हैं। अच्छा, ओके, फिर तो बहुत इजी। इसी तरह ऑप्शंस होते हैं या खुद से लिखने ऑप्शन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं ना, 4 ABCD 4 MC ऑप्शन होते हैं जिनमें से आपने टिक करना होता है। इसी तरह एक वर्ड जो है वो ज्यादा से ज्यादा मुश्किल वर्ड अगर आ जाए ना तो वो आ जाता है बुलवार्क। ये वर्ड जो है ना, आपको मिस्टर चिप्स जो है ना FSC में जो पढ़ते हैं हम लोग, मिस्टर चिप्स के लेसन नंबर 6 में, लेसन नंबर 9 में ये वर्ड आपको मिलता है, बुलवार्क। ठीक है, इसी तरह एग्जैजरेट। अब ये वर्ड इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, सिंपल है जी सर। इसी तरह कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि 2020 में एक वर्ड आया था
चले मैं आपको अब उसका मतलब कहने का मतलब ये सर मुझे आइडिया हो गया, वैसे मतलब नॉर्मल होता है, इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते या इतने ज्यादा इजी। जी। तो अगर आप 3000 वर्ड्स याद करेंगी ना, तो इस बात की आप गारंटी लिख लें कि आप 20 में से 20 नहीं लेंगी ना, तो कम से कम 18 मार्क्स आप जो है वो बड़ी आसानी से निकाल जाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन के लिए ना बच्चों ने ना एक ड्रामा पकड़ा हुआ है। वो पता है क्या करते हैं, रैन एंड मार्टिन ले लें, फलानी बुक ले लें, फलानी बुक ले लें। बेटा एक बात सुने, एग्जामिनर जो है ना वो ना आपका पेपर रैन एंड मार्टिन से बनाता है ना कहीं से बनाता है। पढ़ने के लिए अच्छी बुक्स हैं, लेकिन अगर आप लोग बेसिक्स समझ रहे हैं ना, अगर आपको बेसिक्स, क्योंकि सेंटेंस करेक्शन बेसिक लेवल की आती है, और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि वो एक एक्सट्रीम लेवल पे जो है ना, हाईएस्ट लेवल पे जाके जो है वो तैयारी करते हैं, बिगनिंग जो बेसिक्स होती है उसको सही समझते नहीं है। ठीक है, तो मार्क खा जाते हैं। आप लोग जो हमें यूनिवर्सिटीज के अंदर बीएससी लेवल पे या बीए लेवल पे इंग्लिश की बुक पढ़ाई जाती है ना, उसमें 70 टू 100 रूल्स हैं सेंटेंस करेक्शन के। अगर आप वो 70 टू 100 रूल्स कर लेंगी ना, आपका सेंटेंस करेक्शन में 10 आउट ऑफ 10 पक्के हैं। ये लिख लें आप, नो वन कैन टेक दोज मार्क्स फ्रॉम यू। अगर वो 70 टू 100 रूल्स आप कर लेंगे, और वो 100 रूल्स बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी और बुक्स भी पाकिस्तानी ऑथर्स लिखते हैं जो बीएससी लेवल पे पढ़ाई जाती है हमें यूनिवर्सिटीज में, तो वो बड़ी आसान होती है हमारे लिए समझना। आप डेली के 2 रूल्स भी करें ना, तो विद इन 2 मंथ 2 रूल्स पर डे, तो विद इन 50 डेज आप जो है ना 100 रूल्स कर लेती हैं। कोई बर्डन नहीं, कोई कुछ नहीं, और ये रूल्स आपको याद भी नहीं करने पड़ेंगे। जब आप डेली बेसिस पे 2-2 रूल करेंगी और पीछे वाले को भी नजर मारती रहेंगी, तो आप तो यूज टू हो जाएंगे इसके। ठीक है, सेम 70 टू 100 रूल्स जो हैं वो प्रेपोजिशन के। इसके साथ भी आप वही करें, 2 रूल्स पर डे, तो आप जो है वो 50 डेज में इसको कर जाएंगी। ट्रांसलेशन आपकी अपनी एबिलिटी है। अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो अच्छी है, स्पीकर आप अच्छी स्पीकर हैं, तो आप जो है वो बड़ी अच्छी से ट्रांसलेशन कर लेंगी। ईडियम्स आपको 1000 ईडियम्स याद होने चाहिए। ठीक है, और 1000 ईडियम्स में से 500 ईडियम्स वो होते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एफएससी में, मैट्रिक में, बीएससी में। 500 ईडियम ऐसे होंगे जो हमारे लिए नए होंगे। ठीक है, और ये भी आपको किसी भी बीए लेवल की जो बुक है ना वहां से मिल जाएंगे, या पंजाब में एक बुक पढ़ाई जाती है सनशाइन, जी उसका जो न्यू एडिशन है ना, उसमें जो इडियम्स दिए हैं बस वो वाले तैयार कर लें, वो मोर देन इनफ है। नाउ टेल मी सिंसियरली, आफ्टर डिस्कसिंग दीज पॉइंट्स, आप लोगों को लगता है कि इंग्लिश प्रेसी का पेपर पास करना मुश्किल है? मतलब तैयारी अच्छी हो और हो सकता है, क्योंकि कुछ भी मतलब कुछ भी न्यू नहीं है, वही सारी चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें मैं आप लोगों को चाहता ना डराने के लिए, मैं आप लोगों को ऐसी खौफनाक बातें बताता कि आप लोगों के हाथ पांव फूल जाते, भाई मर गए, ये तो हो नहीं सकता। सीएसएस जो है वो बहुत बेसिक चीज है, अगर आप उसे बेसिक तरीके से करेंगे, और अगर आप इसको अपने सर पे सवार कर लेंगे और इसको बहुत ज्यादा फैंसी बना लेंगे, फिर आप पेपर पास नहीं कर सकते। रिलैक्स रह के, सिंपल होके स्टेप प्रिपरेशन करें, बहुत आसानी से सीएसएस पास हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास ना एक स्टूडेंट पढ़ने आता है, वो बता रहा है कि जी एक इंस्टीट्यूट है वो 4 महीने सिर्फ ग्रामर की तैयारी कराते हैं, और ग्रामर का सवाल पता है कितने नंबर का आता है? ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस करेक्शन का या प्रेपोजिशन, ये 10 से 20 नंबर का सवाल है, जिसके लिए वो 4 महीने तैयारी करवाते हैं। अब उस 4 महीने में भाई उसने क्या सीखा? अननेसेसरी चीजें आप बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसको आप पॉजिटिव वे में लगाएं। तो ये प्लान अगर आप करके जाएंगी, तो शायद आपको प्रेसी वाले क्वेश्चन की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। जो बच्चे फेल होते हैं वो अपनी जो नीचे वाले 60 मार्क्स होते हैं उसको निगलेक्ट करने की वजह से फेल होते हैं, प्रेसी की वजह से फेल नहीं होती, क्योंकि प्रेसी के पेपर में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ कि आपकी प्रेसी अच्छी होगी तो आपको पास किया जाएगा, और आपकी प्रेसी बुरी होगी तो आपको फेल किया जाएगा। ठीक हो गया? अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर वो जो एक होता है न्यूज़पेपर पढ़ना और क्या कहते हैं डिफरेंट बुक पढ़ना, तो क्या ये जरूरी है मतलब कि आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ने होते हैं? देखिए एक बात देखिएगा कि जो न्यूज़पेपर है ना, ये उस दौर में ज्यादा पढ़ा जाता था जब इंटरनेट अवेलेबल नहीं था।
जब आपके पास सिर्फ न्यूज़पेपर ही एक मीडियम था जिससे आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। आज आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, ठीक है, आपके मैं इंग्लिश के लिए ही जनरली पूछ रहे थे, करंट अफेयर्स हो गए या फॉरेन हाँ अफेयर्स हाँ हो वही गए। बता रहा ना, वही बता रहा हूँ मैं। न्यूज़पेपर पढ़ने जरूरी है, लेकिन आपको करंट अफेयर आजकल जैसे आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपने पेज फॉलो किए हुए हैं, पेज लाइक किए हुए हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का, डॉन का, वहां पर आपके सामने आ जाता है कि जी इंडिया और नेपाल का कश्मीर में मसला चल रहा है, ऊपर उन्होंने लिंक दिया तो आप लिंक पे क्लिक करते हैं, फौरी तौर पे आर्टिकल आया था, आप उसको पढ़ लें। हाँ तो न्यूज़पेपर अगर आपको वैसे डिजिटल मीडिया में पढ़ने की आदत नहीं है तो फिर न्यूज़पेपर लगवा लें, वो अच्छी बात है, वो करंट अफेयर्स में आपको हेल्प काफी कर देता है न्यूज़पेपर। और बाज़-औक़ात जो उनके जो आर्टिकल्स होते हैं ना, डॉन के आर्टिकल्स, उनके टाइटल पे आपको जो है वो कोई ऐसे भी आ जाते हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल जो है ना, अब काफी ट्रेंड चेंज हो गया है, अब वो दौर चला गया है कि जब न्यूज़पेपर ही एक वाहिद सोर्स होता था आपके पास लर्निंग के लिए। अब इंटरनेट अवेलेबल, जो मर्जी लर्न करें आप वहां से। प्रेसी के पेपर से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में? प्रेसी जो होता है सर, मतलब वो कितना बड़ा, एक पैराग्राफ को शॉर्ट करना होता है ना बेसिकली, उसकी समरी बनानी होती है, जी तो वो कितना बड़ा होता है, मतलब लेंथ क्या होती है उसकी? देखिए, नॉर्मली वो कितने भी वर्ड्स का हो सकता है। प्रेसी के बारे में ना एक बेसिक डेफिनेशन ये है कि 1/3 ऑफ द गिवन पैराग्राफ। शॉर्ट तो 1/3 करना होगा ना, हाँ, मतलब। अब वो 300 वर्ड्स का भी हो जाता है, बाजुकात 250 वर्ड्स का भी हो जाता है। नॉर्मली यही लेंथ रहती है पैराग्राफ की। तो उसमें हमें मेन आइडियाज लिखने होते हैं और उसी चीज को शॉर्ट करना होता है, या उसको क्या कहते हैं, पैराफ्रेजिंग भी करनी होती है, या अपने नहीं वर्ड्स में भी नहीं, करना मेन होता है? आइडिया देखिए, मुझे एक बात बताएं, आप जब कोई ड्रामा देखती हैं, टीवी पर ड्रामा देखने के बाद मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना स्टोरी बता दे इस ड्रामे की क्या है, तो आप मुझे पूरा 45 मिनट का ड्रामा सुनाने बैठ जाती हैं? समरी बताएंगे, नहीं बताती ना। कितनी क्या करती हैं आप, 2 या 3 मिनट, बनाते हैं। 2 या 3 मिनट में मुझे ड्रामे की वो स्टोरी बताते हैं जिससे मुझे भी आइडिया हो जाता है कि हाँ यार ड्रामे के अंदर ये सीन हुआ है, ठीक है ना। आप क्या करती हैं, मेन मेन बातों को, मेजर इवेंट्स को उठाती हैं, वो मुझे बता देती है, क्योंकि मैं भी उसी चीज को सर्च कर रहा था कि यार ये यहाँ पे क्या हुआ होगा, तो आप बता देती हैं तो उससे पता चल जाता है। सिमिलरली प्रेसी में भी आपने ये करना होता है कि मेन पैसेज को पढ़ के, उसको समझ के, फिर उसका जो मेन आइडिया आपके माइंड में आता है उसको आपने ना, कुछ प्रेसी के लिखने के तरीकेकार होते हैं, उसके हिसाब से आपने सेट करना होता है, एज सिंपल। और वो जो तरीका है वो बहुत सिंपल है, वो कोई उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो जब इसको हम डिटेल में देखेंगे तो तब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी प्रेसी जो है ना, मेन आइडियाज की करनी है आपने पूरे। बास बच्चे ये करते हैं कि 2-2 लाइनें पकड़ते हैं और 2-2 लाइनों को पैराफ्रेज करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी आपने, ठीक है जी। उसके बाद आपका जो सेकंड पेपर जो है ना, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो होता है एसे राइटिंग। अब ऐसे राइटिंग के बारे में ना बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इसमें पास होना मुश्किल है। मैं आपको पहले बता दूं कि 2000 से 3000 बच्चे इसको पास करते हैं, ठीक है। तो फिर फेल कौन करते हैं? फेल वो बच्चे करते हैं जो, पहली चीज मैं लिखने लगा हूं, नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ जाते हैं। नॉन सीरियस एटीट्यूड मतलब ऐसे बच्चे जिनका पेपर देने का, पहली अटेम्प्ट देने का कोई सीन ही कोई नहीं होता। उनके माइंड में तो ये होता है कि यार हम पहली अटेम्प्ट देते हैं फॉर लर्निंग, देखने के लिए कि पेपर होता क्या है, सीरियस चीज क्या है। पहली अटेम्प्ट में हम ये देखते हैं, दूसरी अटेम्प्ट में जाके हम लोग पेपर देंगे, ठीक हो गया। तो ऐसे बच्चे सिर्फ देखने जाते हैं, पेपर देने नहीं जाते, तो इस वजह से फेल होते हैं। दूसरी रीजन, अब आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो ऐसे की स्ट्रक्चर से अवेयर नहीं होते। ऐसे की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो खास किस्म की होती है, आपने उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। बच्चे इंट्रोडक्शन भी एक स्ट्रक्चर से लिख देते हैं, बॉडी पैराग्राफ भी और कंक्लूजन भी। हालांकि इंट्रोडक्शन की स्ट्रक्चर अलग है, बॉडी पैराग्राफ की स्ट्रक्चर अलग है और कंक्लूजन की स्ट्रक्चर अलग है। जब बच्चों को पता ही नहीं है कि स्ट्रक्चर अलग है, आउटलाइन बनानी है कि नहीं बनानी, स्टार्ट में बनानी है, एंड में बनानी है, ऐसे के अंदर हेडिंग देनी है या नहीं देनी, जब बच्चों को ये चीज नहीं पता होगी तो वो कैसे पेपर पास करेंगे? समझ आ रही बात की आपको? मेरे पास बहुत ज्यादा बच्चे जो है ना, जब आते हैं ना पेपर देने के बाद, तो पूछते हैं सर आउटलाइन भी बनानी थी। बनानी थी तो कितनी बनानी थी, पेपर में हेडिंग तो नहीं देनी थी?
तो क्या ये क्वेश्चंस सूटेबल हैं इस लेवल पे जाके, जब आप पूरा साल तैयारी करें और आखिर में जाके आप ये कर रहे हैं, तो फिर इस सूरत में तो बच्चा पास होने से रह गया। ऑलमोस्ट 4000 जो है ना स्टूडेंट्स इसी वजह से रह जाते हैं। अब रह गए आपके 10,000 12,000 बच्चे पेपर देते हैं, उसमें से 4,000 आपके वैसे निकल गए, 2,000 3,000 पास होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो आपका वर्ड काउंट ही पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, वर्ड काउंट अचीव उन्होंने 2500 से 3000 वर्ड्स आपको कहे होते हैं जो आप पूरा नहीं कर पाते। एक ये वजह भी होती है फेल होने की। फोर्थ रीजन जो होती है वो ये होती है पुअर चॉइस। वर्ड काउंट का जो है, हाँ जी, तो उसमें क्या कहते हैं, ये जो वर्ड काउंट है इसमें यही वाला रूल अप्लाई होता है कि आ, दा और एन वगैरह काउंट नहीं होगा, जो प्रेपोजिशंस वगैरह हैं। और ये देखिए हर वो वर्ड जो है ना, हर वो वर्ड जो एक वर्ड बन रहा है वो होगा, मतलब दा भी काउंट होगा, आ भी काउंट होगा, आई अकेला आ रहा है वो भी काउंट होगा, इस भी काउंट होगा, ईच एंड एवरीथिंग काउंट होगी। तो वर्ड काउंट तो नहीं होते होगी बेसिकली, वो पेपर पेजेस काउंट होता होगा। नहीं नहीं, पेजेस कैसे काउंट होते हैं? देखिए आपका एग्जामिनर क्या करता है, फर्स्ट 4 या 5 पेजेस होते हैं ना, फर्स्ट 4 पेजेस नॉर्मली किया जाते हैं, उन पे जो वर्ड्स होते हैं ना आपके वो काउंट कर लिए जाते हैं। मतलब मेरे एक पेज पे 270 वर्ड्स आते हैं, मेरी बहुत स्पाइटरी राइटिंग है। इसी तरह आपके 150 आते होंगे, किसी के 200 आते होंगे, वो 2 3 4 पेजेस के जो है ना वर्ड्स काउंट कर लेते हैं। सपोज आपकी 4 पेजेस की एवरेज आ रही है 250, कि आपके 250 वर्ड जो है ना एवरेज बन रहे हैं हर पेज पे, तो फिर आपके जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे ना टोटल, आपके टोटल 12 पेजेस हैं, तो 250 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो सकता है बीच में आपने खुला खुला भी लिखा हो या बीच में आपने और ज्यादा वर्ड्स लिखे हो, वो मैटर नहीं करते, वो आपके नंबर ऑफ पेजेस से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो वो आपका टोटल वर्ड काउंट। 60 पेजेस में लिखना ज्यादा वो है इफेक्टिव। हाँ, मतलब ये 3000 वर्ड्स जो है नॉर्मली कितने पेजेस में हो जाते हैं लाइक नॉर्मल के लिए? मैं बता रहा हूँ, देखें अगर मेरी आप बात करें ना 250 वर्ड्स हैं, मैं अब एवरेज अगर 250 वर्ड लेता हूँ तो 250 को 10 पेजेस से मल्टीप्लाई करें तो 2500 बनते हैं। मेरे 10 पेजेस पे जो है ना 2500 वर्ड्स बन जाते हैं। मतलब और पेज से मुराद में क्या ले रहा हूँ, एक जो पेज होता है ना उसकी दोनों साइड में से एक साइड पेज 1 और दूसरी साइड पेज 2, ठीक है, इस तरीके से टोटल 5 पेजेस हो गए। हाँ जी 5 पेजेस हो गए, और 5 पेजेस की दोनों साइड मिला के 10 पेजेस हो गए, तो उस पर 2500 वर्ड्स पूरे हो जाते हैं। सही, पुअर चॉइस ऑफ टॉपिक्स से क्या मुराद? तो चॉइस ऑफ टॉपिक ये होता है कि आपको जो है ना टॉपिक के ऊपर पूरी ग्रिप नहीं होती, या आप कोई ऐसा टॉपिक उठा लेते हैं जिसके बारे में आपके पास डाटा कंप्लीट नहीं होता। आपके पास 2-3 टॉपिक्स हैं और आपको लगता है कि आप उन तीनों पे लिख सकते हैं, लेकिन आप गलती से कोई ऐसा टॉपिक उठा लेते हैं जिसके सेंटर में जाके या एंड पे जाके आपको डाटा मिस हो जाता है कि अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं। वहां पे आप जो है ना आए बाएं शाएं करना शुरू कर देते हैं, या फिर आप नॉर्मली जो है ना जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया या लिटरेचर के ऊपर अगर आपने टॉपिक उठाया, तो अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है ना कंप्लीट, तो आप इसके बारे में इसको ना उठाएं। बहुत ज्यादा बच्चे जो है ना आजकल IR रखने की वजह से यूनाइटेड नेशन को उठा लेते हैं, और ये जो है वो कंट्रीज के बीच में जो वॉर चल रही है उसको उठा लेते हैं, और अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होती नहीं, बस क्योंकि IR पड़ी हुई तो हम लोग उठा लें, और जब उठा लेते हैं तो फिर क्या होता है, डिजास्टर होता है। एग्जामिनर को कंटेंट ही पसंद नहीं आता, आप उसको जो है वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाते। तो बेहतर ये है कि आप कोई जनरल टॉपिक उठाएं। जनरल टॉपिक मतलब क्लाइमेट चेंज, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, या मीडिया या डेमोक्रेसी, मतलब जो कम से कम चेंज होते हैं, ज्यादा चेंज नहीं होते, इनके अंदर 19-20 का फर्क आता है, ये जैसे है वैसे चलते जाएंगे। ऐसे टॉपिक तैयार करना भी आसान होते हैं और ये स्कोर भी आपको अच्छा दे जाते हैं, मतलब कम से कम आपका पेपर सेव करवा जाते हैं, और ऐसे का पेपर सेव करना ही बड़ी बात हो जाती है। ठीक हो गया। एग्जामिनर जो है ना आपका पेपर 3 चीजों पे जज करता है, CSS, C फॉर कंटेंट, S फॉर स्ट्रक्चर, और जो थर्ड S है वो आपका स्टाइल। ये 3 चीजों पे। कंटेंट तो आपको पता है क्या होता है, स्ट्रक्चर आपको ऐसे का स्ट्रक्चर पता हो कि आउटलाइन कैसे बनानी है, बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखने हैं, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कैसे लिखना है, और कंक्लूजन कैसे लिखना है।
और स्टाइल मतलब आपका जो है वो ऐसे का स्टाइल क्या होना चाहिए, ऐसे का स्टाइल क्या होना चाहिए। ये तीन चीजें जो है वो आपका डिसाइड करेंगे कि आपका जो ऐसे पास होगा या नहीं होगा। इन तीनों में से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, स्ट्रक्चर। Structure. ठीक हो गया। जी तो ये चीजें जो है ना आपका डिसाइड करेंगी। ठीक हो गया। इस तरीके से जो है वो आपका ऐसे का पेपर जो है वो पास होगा या फेल होगा। अब ऐसे से रिलेटेड आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछें। ऐसे में मतलब टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट ही आते होंगे यूजुअली, तो उसकी प्रेपरेशन करते कैसे? ऐसे के अंदर क्या होता है बेटा, आप थोड़ा सा आवाज को क्लियर करें, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ना इको कर रही है। अब आ रही नहीं है इससे आपको? जी जी जी, मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसे के जो टॉपिक हैं वो डिफरेंट होते होंगे हर ईयर। जी जी। तो उसमें क्या कहते हैं, हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं फिर टॉपिक, उसका कंटेंट वगैरह किस तरह? देखें आपका कहना है, आप ये कहना चाह रही हैं कि जो हमें जो टॉपिक मिलेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, तो हम उसका कंटेंट कैसे तैयार करेंगे, ये कह रही हैं आप। जी जी। तो देखिए वो जब आप टॉपिक तैयार करेंगे ना, सबसे पहले आपने ना टॉपिक डिसाइड करने होते हैं कि मैंने इन 7 8 9 टॉपिक्स पे काम करना है। ठीक है। फिर आप उनके बारे में पढ़ना शुरू करती हैं आहिस्ता आहिस्ता। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके सिलेबस की जो बुक्स हैं वहीं पर आपको मिल जाएंगे, और कुछ होंगे जो आपको अलग से तैयार करने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे आप उनको पढ़ती जाएंगे आपका जो है वो कंटेंट डेवलप होता जाएगा। बट चांसेस क्या है कि वही टॉपिक आए मतलब पेपर में? मैक्सिमम चांसेस होते हैं क्योंकि ट्रेंड में जो आपको आइडिया हो जाता है कि ट्रेंड में कौन से टॉपिक चल रहे हैं। एक मिनट रुके। जी, नॉर्मली जो टॉपिक्स ट्रेंड में चल रहे होते हैं उससे आइडिया हो जाता है कि करंट अफेयर का पेपर भी उसी में से आएगा। जैसे अब कोरोना वायरस है, ये करंट इशू है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस, वो भी एक इशू है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसी तरह वुमेन के इश्यूज चल रहे हैं, तो वुमेन के बारे में भी ऐसे आ सकता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आपको टॉपिक जो डिसाइड करने होते हैं, उनके ऊपर फिर आपको प्रिपरेशन करनी होती है। बाकी तो फिर देने को तो एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, लेकिन एक गेस्ट तो लगाना होता है ना आपने, और वो गेस्ट नॉर्मली ठीक होता है क्योंकि वही टॉपिक होते हैं और उसके अलावा कोई उसने आसमान से ये तो नहीं उठा के दे देना कि आसमान पे एलियन रहते हैं या नहीं रहते हैं, ऐसे लिखें। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, वही टॉपिक होगा जो डे टू डे चल रहा होता है। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके ठीक हो गया। जी। सर इसमें चॉइस भी होती है या मस्ट बस एक ही वो कंटेंट देता है जिस पे आपको नहीं करना होता है? नहीं, 10 टॉपिक्स होते हैं नॉर्मली, और उनमें से किसी एक पे लिखना होता है आपने। तो फिर तो ये हो ही सकता है कि उन 10 में से कोई तो ऐसा बहुत होगा, स्कूल से 2 3। 5 6 टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जो आपको आते होते हैं, और आपने उनमें से डिसाइड करना होता है कि मैं कौन सा टॉपिक पिक करूं। और सर ऐसे के पेपर में जस्ट ऐसे होता है, इसके जी बिल्कुल। रिलेटेड कोई और चीज तो नहीं होती? बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, सिर्फ ऐसे होता है। और ये सब पेपर जो है वो बहुत ज्यादा आसान है पास करना, अगर आप जो है वो थोड़ा सा हौसला कर लेना ऐसे के पेपर के अंदर, कि दिल में से डर निकाल लें कि पता नहीं ऐसे का पेपर मरवा ही ना दे, तो मरवा देगा। अदरवाइज जब आप हौसले के साथ जाएंगी, रिलैक्स माइंड के साथ, तो ऐसे का पेपर बहुत आसान है। प्रेसी का पेपर थोड़ा सा ना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है पास करना, क्योंकि वो मैंने बताया कि वो जो सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं करते। अदरवाइज ऐसे का पेपर प्रॉब्लम नहीं करता, प्रेसी का पेपर प्रॉब्लम करता है, और वो अगर आपने जो है वो 60% पोर्शन जो है वो सही तरीके से ना किया। ऐसे के पेपर में ज्यादातर ग्रिप हमें स्ट्रक्चर पे होनी चाहिए। स्ट्रक्चर पे ग्रिप होनी चाहिए। ये जो कंसेप्ट है ना कि आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई इंग्लिश के बगैर आप पास नहीं कर सकती हो, ये गलत परसेप्शन है। आप सिंपल इंग्लिश से भी ऐसे का पेपर। मोस्टली सीएसएस के बारे में यही प्रिसेप्शन देते हैं कि जिसकी इंग्लिश नहीं ठीक वो पेपर नहीं अटेम्प्ट कर सकता। जी जी। आपकी अगर जितनी मर्जी इंग्लिश आपकी अच्छी हो, अगर आपको स्ट्रक्चर का नहीं पता तो आपकी इतनी अच्छी इंग्लिश फजूल है, कोई फायदा नहीं है आपकी अच्छी इंग्लिश होने का या बुरी इंग्लिश होने का। अच्छी इंग्लिश तब फायदा देगी जब आपको स्ट्रक्चर पे भी ग्रिप होगी, और अगर आपको स्ट्रक्चर पे ग्रिप नहीं है तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है। ओके ठीक हो गया। तो मेजर चीज जो है वो आपका स्ट्रक्चर है, उसके बाद आपका कंटेंट है, देन स्टाइल है।
एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो ये आपका जो है ना आज पहला जो है वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इसके ऊपर, इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसी के ऊपर। कि नॉर्मली जब मैं क्लासेस भी स्टार्ट करता हूँ तो उसमें मेरा पहला लेक्चर यही होता है कि बच्चों को थोड़ा सा ना इस पेपर के बारे में, उनके माइंड से थोड़ा सा एक फेयर और थोड़ा सा एक कंफ्यूजन दूर करनी होती है कि बच्चे फेल क्यों होते हैं। क्योंकि हर बच्चे को ये लग रहा था कि शायद एसए के पेपर में एग्जामिनर ने ना आपको इंग्लिश के पेपर में पास ही नहीं करना। पास सिर्फ वही बच्चे नहीं होंगे जिनको सिरे से एसए का पता ही नहीं है, सिरे से प्रेसी का पता ही नहीं है, होती क्या है, चीज क्या होती है। अगर आपको 50% भी नॉलेज है ना तो यू हैव मैक्सिमम चांसेस टू पास दिस पेपर। जी जी सर। मैक्सिमम कितने टाइम का पेपर होता है ये? 3 घंटे का। अच्छा अच्छा। ठीक है, 3 घंटे में आपने ये पेपर सॉल्व करना होता है। ओके सर जो आप क्लासेस लेंगे आप, तो वो किस तरह से आप रखेंगे, मतलब कोर्सेज जैसे कंपलसरी और ऑप्शनल किस तरह आप डिवाइड करेंगे डेज में? मैं आपको ना ऑप्शनल से स्टार्ट करवाऊंगा, कंपलसरी से स्टार्ट नहीं कराऊंगा। कंपलसरी में सिर्फ इंग्लिश का पेपर जो है वो वीकेंड पे हुआ करेगा क्लासेस, और बाकी जो है ना मंडे टू फ्राइडे आपकी जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की होगी। क्योंकि कंपलसरी वो सब्जेक्ट है जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, और ऑप्शनल वो सब्जेक्ट है जो आपने पहले शायद कभी नहीं पढ़े हुए। तो आप वो सब्जेक्ट जल्दी वाइंड अप कर लें, और उसके बाद जो है वो फिर आपको जो है वो उसके ऊपर ले आ जाएगा कंपलसरी के ऊपर। सब्जेक्ट को डिवाइड कैसे करना है, वो ये है कि आपकी जो है ना डेली बेसिस पे 1 आवर एंड 30 मिनट की क्लास होगी। और अगर ग्रुप में 5 से ज्यादा लड़कियां होगी तो फिर मैं जो है ना आपको दिन में 2 लेक्चर दिया करूंगा, 1-1 घंटे के। ठीक है, तो उसमें जो है वो टाइमिंग्स हम, क्या होंगी हाँ जी, सर? टाइमिंग्स? टाइमिंग टाइमिंग जो है वो मैं डिसाइड कर लूंगा आप लोगों के साथ। नॉर्मली जो है ना इवनिंग टाइम में रखता हूँ बच्चों के लिए, तो क्योंकि अभी एक बैच चल रहा है तो उनके हिसाब से मुझे आपको आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। जी जी ठीक है। ठीक है, और आप लोग नॉर्मली क्योंकि ज्यादातर लड़कियां मेरे पास जो पढ़ती हैं वो जॉब करने वाली हैं, तो उनको उनके हिसाब से ही टाइम देना होता है। बाकी आप लोग जो है मुझे अलग से मैसेज करके भी अपना टाइम बता सकते हैं कि आप लोग जो है वो किस वक्त अवेलेबल होती हैं, फिर मैं उसके हिसाब से अपना और आपका टाइम मैच करके फिर एक फाइनल टाइम डिसाइड कर लेंगे कि ये टाइम जो है वो हम क्लास किया करेंगे। जी ठीक है। ठीक है, कोई और कंफ्यूजन? और आप लोगों को ये जो एक ट्रायल क्लास दी है इसका कोई चीजें क्लियर हुई हैं कुछ आपको? यस सर। चले ठीक है, फिर सर आप लोग अपना इसके लिए ख्याल मैंने रखिए। लास्ट क्वेश्चन, जी लास्ट क्वेश्चन, ईडीएम्स के लिए बीए की बीएससी की बुक्स हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पीटीबी की? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना सनशाइन की बुक जो है ना उसके अंदर जो ईडियम्स दिए हुए हैं वो इनफ हैं। ठीक है। प्रपोजिशन के लिए, ईडीएम्स के लिए ये हर चीज के बुक लिए यूज कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और मैंने आपको एक लास्ट बात के साथ बात खत्म करूंगा, आपने अपनी प्रिपरेशन को आसान बनाना है तो आसान तरीके से करें, मुश्किल बनाना है तो इंटरनेशनल ऑथर्स की बड़ी बुक्स पढ़ी जाएं और अपने आप को कंफ्यूज करी जाएं। ठीक है, बेसिक सर आप पेपर। बुक्स वगैरह बताएंगे? हाँ बुक्स भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लेकिन नॉर्मली जो है ना मैं आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर जो लोकल यूनिवर्सिटीज में बुक्स पढ़ाई जा रही हैं वो वाली रिकमेंड करूंगा इंग्लिश के बारे में। और बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे वर्ल्ड टाइम्स की बुक पढ़ते हैं। तो वर्ल्ड टाइम्स की बुक जो है ना मुझे सबसे ज्यादा फजूल तरीन लगती है। अगर आपने फेल होना तो वही वाली बुक्स पढ़िएगा। तो मैं आपको अपने बने हुए नोट्स हैं वही दूंगा, वो मोर देन इनफ है आपकी पेपर की प्रिपरेशन के लिए। बाकी एक्स्ट्रा स्टडी के लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो स्टिक आपने मेरे नोट्स के ऊपर ही करना है। सर अगर हम लोग ऑप्शनल अलग रखते हैं तो फिर आप कैसे बैच बनाएंगे? ऑप्शनल? अगर अलग रखते हैं हम लोग जो भी हाँ जी, होंगे आपके बैच में, तो तो हाँ आप कैसे उसके हिसाब से मुझे बनाएंगे वो आप? मैं वही मैंने कह रहा ना, मैं कह रहा ना कि उसके हिसाब से मैं डिसाइड कर लूंगा कि क्या हिसाब किताब करना है। ठीक है, जो जो ऑप्शनल सेम होंगे वो सेम होते जाएंगे, जो डिफरेंट होंगे वो डिफरेंट लड़कियां जो डिफरेंट ग्रुप के साथ। क्योंकि अब हर कुछ जो अगला ग्रुप है ना आपसे आगे वाला वो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, और एक ग्रुप जो है वो पंजाबी पढ़ रहा है। तो अगर आप में से किसी ने पंजाबी रखी हुई या किसी ने साइकोलॉजी या किसी ने सोशियोलॉजी, तो जिस ग्रुप के साथ वो उसका मैच हो रहा होगा उसकी क्लास उस ग्रुप के साथ कर दी जाएगी, लेकिन क्लास आपकी डेली बेसिस। हेलो जी, अब पूछे सवाल।